वो 10 तारीख तक आएगा। बिहार है ना, तो बिहार में छठ स्पेशल और चुनाव भी है। ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ना? मेरी आवाज नहीं क्लियर आ सर। रही है? हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है ठीक ठाक। चलो फिर इतना अब क्या ही करेगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? प्रॉब्लम करे थे वो फोर्थ वाला, है ना? हाँ हाँ सर। सर, फोर्स वर्सेस ग्राफ था। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। समझते हैं थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे हम लोग, याद होगा सबको? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में था तुम्हारे पास, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। क्या था? डब्ल्यू ऑल जो था ये था के ई फाइनल माइनस माइनस के इनिशियल। के इनिशियल। ये से सीधे लिख लो कि एफ माइनस के, यही था। डब्ल्यू ऑल जो है, डब्ल्यू ऑल का क्या मतलब होता है? सारे टाइप के फोर्सेस जो बॉडी पे लग रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू ऑल क्या हो सकता है? एंड समझना, डब्ल्यू ऑल जो होगा इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? डब्ल्यू ऑल बनाएंगे। और फर्दर इंटरनल फोर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। इंटरनल फोर्स जो है क्या है? वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी अगर डब्ल्यू ऑल में बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स होगा, प्लस क्या हुआ तुम्हारे पास? डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। ये इंटरनल देखो क्या करा, डब्ल्यू ऑल को दो पार्ट में ब्रेक करा, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स, फिर डब्ल्यू इंटरनल को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कौन कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सारी बात समझ में क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब जो भी ये डब्ल्यू ऑल, अगर इसको रिप्लेस करें यहाँ पे तो क्या लिख सकते हो? सो डब्ल्यू ऑल, ये वाली चीज लिख लो। सो डब्ल्यू ई एक्स टी प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू कंजर्वेटिव किसके बराबर होगा? के एफ माइनस के आई के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? और अगर तुमको याद होगा ना, तो जो डब्ल्यू कंजर्वेटिव होता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इट इज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रिकॉल कर दे रहा हूं थोड़ा सा, हमने पढ़ा था कि जो एफ सी होता है, एफ सी डी एक्स अगर निकालोगे तो ये क्या देगा? एफ सी डी एक्स इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, एफ सी डी एक्स इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और नेगेटिव ऑफ दिस कंजर्वेटिव वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा यू। जहां पे रेफरेंस लेते थे जीरो करके पोटेंशियल डिफाइन करते थे, याद है सबको? वर्क डन बाई यस कंजर्वेटिव फोर्स सर। क्या होता है? हाँ सर। नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ नीचे थोड़ा सा लिख सकते हो ब्रैकेट में, एंड डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। और नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू कहने का मतलब होता है यू एफ माइनस यू आई, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो यू आई माइनस यू एफ। ठीक है, डब्ल्यू कंजर्वेटिव मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव ये तुम्हारा चेंज है, चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल इनिशियल, फाइनल माइनस अंदर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसी कोई दिक्कत?
No, नहीं है? sir. नहीं अब सर यहाँ पे लिखो तो W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव, एनसी सीधे लिख दे रहा हूँ, प्लस UI माइनस UF बराबर किसके होगा? KF माइनस KI के होगा। अब इसको उठा करके इधर ले, तो W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव बराबर होगा KF माइनस KI, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस, प्लस UF माइनस UI, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस काइनेटिक, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI, यानी वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होगा? दिस माइनस दिस। Yes, sir. ठीक है। और इसका मतलब है ये क्या होता है तुम्हारा? दिस इज व्हाट? KF प्लस Mechanical energy. इज व्हाट? Mechanical energy final. मैकेनिकल एनर्जी ये है तुम्हारा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और ये है तुम्हारा Initial इनिशियल mechanical मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। क्या होगा तुम्हारा? Change in Work done mechanical by- energy. मतलब अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और उस पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। मतलब दिस इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया? अब जब ये फॉर्मूला ना आया ना, यहां से हम क्या कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किसी सिस्टम का चेंज नहीं हो, हम क्या चाहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किसी सिस्टम का कांस्टेंट रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दो चीजें गायब करनी होगी, एक एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तुम क्या चाहते हो? ये चेंज क्यों हो रहा है? ये चेंज हो रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के चलते और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के चलते। अगर ये दोनों गायब हो जाए तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाएगा। यस सर। और अगर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, एंड दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ। मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके नीचे लिखेंगे ये वाला चीज, लिख के एक बार इसको ब्रैकेट में डाल दो, प्लस WNC, ये किसके बराबर होगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अगेन अगर ऐसा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जिसमें ऑप्शन चूज करना है, चूज करेक्ट या चूज इनकरेक्ट, उसमें ध्यान रखेंगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस की बात कर रहा है या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहा है या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव की बात कर रहा है। क्योंकि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव ये किसमें चेंज प्रोड्यूस करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, Yes, sir. इसके नीचे लिखेंगे दैट इज इफ internal force, if internal forces acting on the body are conservative in nature only, and there is no external force on the body internal forces acting on the body are conservative in nature only। मतलब जो भी इंटरनल फोर्सेस है वो उनका नेचर कैसा है? कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पे।
और दूसरी चीज क्या है, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है, देन क्या होगा, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी will be conserved. remains constant, हाँ remains constant, remains constant, and this is known as conservation of mechanical. That is Ki plus Ui is equal to Kf plus Uf. Initial mechanical energy means kinetic plus potential, बराबर किसके होगा, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज K फाइनल प्लस U फाइनल. हो गया, हाँ हाँ सर. सर. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नो सर. सर रिलेटेड? हाँ बोलो. अगर W एक्सटर्नल और W नॉन कंजर्वेटिव अगर एक दूसरे के ऑपोजिट साइन और वैल्यू सेम हो तब भी तो ये काम करेगा. हाँ, W एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फोर्स और जो तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है अपोजिट होगा तो होगा, लेकिन उसके लिए तुम अलग से बता सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जो डेफिनेशन है ना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसके बेसिस में हम नहीं कर सकते हैं. ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इन दैट केस आल्सो इट विल रिमेन कांस्टेंट. उस केस में भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. वो सही बोल रहे हो तुम, जैसे W ये EXT है प्लस W तुमने नॉन कंजर्वेशन ये निकाला, इसके चलते अगर ये जीरो आ गया अगेन वो कांस्टेंट है, तो सेम ही चीज है, कैसे भी करके ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉलो का होना चाहिए. ओके सर, ठीक है. ठीक है, हटा दे इसको. हाँ सर. चलो, इसके बेसिस पे प्रॉब्लम होते हैं बहुत, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ से पूछता है. मोस्ट ऑफ दी केसेस जो भी तुमसे वर्क एनर्जी पावर में क्वेश्चन आएगा इधर से आते हैं क्वेश्चन. देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लिखना. इफ अ ब्लॉक स्ट्राइक इफ अ ब्लॉक स्ट्राइक्स if a block strikes the spring if a block strikes the spring with speed 10 meter per second, block strikes the spring with a speed 10 meter per second, 10 meter per second, when 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 spring was in its natural length, when spring was in its natural length, spring was in its natural length, full stop. Compression produced in the spring, compression produced in the spring, compression produced in the spring is 10 centimeter. Compression produced in the spring is 10 centimeter, 10 centimeter, and
mass of the block and mass of the block and mass of the block is 10 kg. Mass of a block is 10 kg and coefficient of friction and coefficient of friction and coefficient of friction between coefficient of friction between ground and block coefficient of friction between ground and block is 0.5 is 0.5 is 0.5. Find the value of spring constant. Find the value of spring constant. डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. ये जो सरफेस है ये रफ है, इसका म्यू दिया हुआ है. मास दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है. ये पूछ रहा है तुमसे, और साथ ही साथ इसमें कितने का मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है वो तुमको दिया हुआ. तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना है के की वैल्यू. अब देखो, सबसे पहला चीज, एक बार सवाल पढ़ के क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्या यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नहीं सर, नहीं लगा सकते क्योंकि एफ एक्सटर्नल है. एफ एक्सटर्नल है या फ्रिक्शन है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. सबसे पहला चीज याद देखोगे तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. और कैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? फ्रिक्शन. ठीक है. हाँ सर. कैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखने लगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखते ही हमारा क्या चीज गायब हो जाएगा? जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला थ्योरी था वो गायब हो गया. क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कब लगाते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगाएंगे जब खाली वहां पे प्रेजेंट क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स होगा. एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा. तो कुछ तुमने कोई एक्सटर्नल इस पे फोर्स लगा करके नहीं रखा हुआ है. ये ब्लॉक जो है इस पे कहीं तुमको फोर्स दिख रहा है कि हमने इधर 10 न्यूटन या 20 न्यूटन या 25 न्यूटन कुछ फोर्स लगा करके दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. यानी एफ एक्सटर्नल तो जीरो है, बट नॉन कंजर्वेटिव जीरो नहीं है. और नॉन कंजर्वेटिव जीरो नहीं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा. देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कहाँ चलेंगे? फिर हमें जाना होगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर. उससे कर सकते हो वो, मतलब किताब वाला मेथड है. किताब वाला मेथड कहने का मतलब तुम्हें पता क्या है? फोर्सेस निकालने पड़ेंगे कि यहाँ कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, वो फोर्सेस निकाल लो. उसके बाद इससे निकालेंगे फोर्स वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. जो भी फोर्सेस इस पे लग रहे हैं उसके चलते कितना वर्क डन होगा वो निकाल लेंगे. ठीक है. और फिर इसको बराबर कर देंगे डेल्टा के ई से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से. तुम्हारा काम बन जाएगा. सारी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से आया? वो बेसिक तो यूज कर सकते हैं ना. वो बेसिक कहाँ से आया था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इस पे अगर ध्यान से देखोगे, जब इस कंप्रेस करेगा तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? इधर पीछे की तरफ एफएस, पीछे की तरफ क्या लगेगा? एफएस लगेगा. और पीछे की तरफ ही फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये वी वेलोसिटी से इधर चलना है कि नहीं? इधर की Yes, तरफ sir. एफएस लगा, मैंने उल्टा दिखा. इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा एफ. वी वेलोसिटी से इधर चल रहा है. जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होते होते क्या हो जाएगा? सॉरी बोल दो. के इज इक्वल टू 99 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर. ठीक है, देखते हैं. अब ये वी वेलोसिटी चल रहा था, मैक्सिमम कंप्रेशन होते होते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है कि नहीं? ये वेलोसिटी. यस सर. अब वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है. वर्क डन बाय दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर. तो मान लो कि कंप्रेशन कितने का हुआ? एक्स का हुआ. मान लेंगे कि कंप्रेशन कितने का हुआ है? एक्स का हुआ है.
तो अगर x का कंप्रेशन हुआ है तो एक्चुअली ब्लॉक तब का जो बोला है डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन 10 सेमी का है। हाँ 10 सेंटीमीटर कर देंगे, पुट कर देंगे x की वैल्यू। अब देखो इसके चलते जो वर्क होगा, फ्रिक्शन के चलते जो वर्क होगा, इट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी माइनस ऑफ f इंटू एक्स होगा। यस सर। फ्रिक्शन के चलते अगर वर्क निकालोगे तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, ये होगा। वैसे ही वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालोगे तो इट विल बी नेगेटिव ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ। तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग होगा इट विल बी माइनस हाफ। इन माइनस दोनों हाफ का के समीशन स्क्वायर। किसके बराबर? इन दोनों का समीशन किसके बराबर होना चाहिए? चेंज हाफ इन एम काइनेटिक स्क्वायर। एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में ये तो जीरो है, ये क्या हो गया तुम्हारा? जीरो। यानी बचा क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो वैल्यू है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एफ एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर के होगा। हाँ सर। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जीरो है। फाइनल वाला जो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जीरो माइनस इनिशियल, इनिशियल ये था, इसको हटा दो। तो इट विल बी एफ एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा? हाफ एम वी स्क्वायर के। यहाँ पे सारी चीजें नोन है, एक चीज बस अननोन है, दैट इज के। तुमको यहाँ पे सारी वैल्यू पता है, एफ निकाल सकते हो। फ्रिक्शन जो होगा ये क्या होगा? म्यू एम जी, क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हो रहा है, म्यू एम जी। एक्स पुट कर दो, 10 सेंटीमीटर है, उसको पुट करेंगे किस टर्म में? मीटर में पुट करेंगे, मीटर। ये वैल्यू, ये यस के सर। कैलकुलेट करना, आगे में पुट करो, सारी चीजें पुट करो। अगर कैलकुलेशन सही की हो तो के की वैल्यू देखो, ठीक है। अब यही मैं बता रहा हूँ, ये क्या मेथड है? ये बुक का मेथड है। या तुम्हें पता करना होता है कि क्या हो रहा है, कहाँ का एनर्जी, मतलब कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं, किधर किधर एनर्जी जाएगा, वो सारी चीजें देखनी होती है। ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल मेथड है वही फॉलो करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर कुछ तो उससे आसान तरीका है, मतलब ये जितना कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़े, हल्का सा सोचो काम बन जाए, उसी से ट्राई करेंगे, ज्यादा इजी रहे। समझ में आ रही बात? यस ये भी सर। सबको समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक नहीं है ना? नहीं सर। चलो अब आगे समझते हैं कि इसको ऐसे मतलब नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल मतलब हंसते खेलते कैसे सॉल्व करते हैं। एक तरीके से अगर देखोगे तो एनर्जी इसके पास है, इस ब्लॉक के पास, कौन से फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। टकराने से जस्ट पहले जब ये चल रहा था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब यही एनर्जी कन्वर्ट होगी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब जब ये आगे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी खर्च होने लगेगा। जब इसका मोशन होगा ना आगे की तरफ तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी खर्च होगा। कहाँ कहाँ खर्च होगा? दो जगह, एक फ्रिक्शन के लिए और एक स्प्रिंग के लिए। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? मान लो तुम शॉपिंग करने गए, तुम्हारे पॉकेट में कितना है? 10 रुपए है। तो इसी 10 रुपए को खर्च करोगे किसी भी चीज को खरीदने के लिए। तो मान लो तुमने बिस्किट लिया और बटर लिया, ठीक है। तो बिस्किट में भी 2 रुपए का और 7 रुपए का, ये 8 रुपए का क्या लिया? बटर। जो तुम्हारे पास है वही खर्च कर रहे हो। तो इसके पास जो एनर्जी है ना वही कन्वर्ट होगी दूसरे फॉर्म में, वही दूसरे को मिलेगी। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? अब दूसरे को जो एनर्जी मिलेगी वो किसको किसको मिल रही है? फ्रिक्शन को और स्प्रिंग को। तो फ्रिक्शन को जो एनर्जी मिली दैट विल बी, उसको लिख सकते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस, या सीधे लिख लो म्यू एम जी इंटू एक्स। फ्रिक्शन को जो एनर्जी मिलेगा वो कितना मिलेगा? म्यू एम जी एक्स के बराबर into मिलेगा, x प्लस म्यू एम जो जी एनर्जी एक्स। मिलेगा, हाफ के इसको एक्स जो स्क्वायर। एनर्जी मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। इसको जो एनर्जी मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर एक्स का कंपोजिशन हो रहा है तो इसको जो एनर्जी सप्लाई होगा इट विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी विल बी सिंपली हाउ मच? हाफ हाफ एम स्क्वायर। एम बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा है, कुछ हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ा है कि वर्क डन कौन कर रहा है। हमें बस इतना पता करना है कि कितना एनर्जी खर्च हो रहा है और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। तो अगर फ्रिक्शन का देखोगे कि वो कितना एनर्जी लेगा, कितना एनर्जी लेगा? फोर्स इंटू एक्स। फोर्स कितना है? एम जी एक्स है, म्यू एम जी एक्स, म्यू एम जी है। एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कितना फ्रिक्शन में खर्च होगा वो बता देगा। अगर इसका एक्स से कंपरेशन हो रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा?
हाफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वेशन तुमको एक लाइन में दिख जाएगा, वो सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन में इक्वेशन लिखो। हाफ एम बी स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। जो वो सारी चीजें कैलकुलेट करने पे, फोर्स पता करने पे, वो सारी चीजें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन एक लाइन में दिख जाएगा। कोई दिक्कत नहीं नहीं सर। नहीं है? कोई नहीं दिक्कत? सर। चलो एक और सवाल करते हैं, फिर देखेंगे कि कितना समझ पाए। आंसर सबका यही आ रहा है या किसी का अलग भी आया? सर 9.9 इंटू 10⁻³ आया है। 9.9। हाँ सर। कैलकुलेशन के लिए परेशान मत करो यार, कैलकुलेशन तो सही कर लो। कर दो क्या? 0.5 इंटू 10 इंटू 10/100 प्लस हाफ इंटू के इंटू 1/10 इंटू 1/10 बराबर किसके होगा? हाफ इंटू 10 इंटू 100। यही है ना, इसी को सिंप्लीफाई करना। हाँ हाँ सर। सर। तो इसको काटोगे, ये जाएगा, ठीक है। हाफ 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 इधर चला गया, ये 100 इधर जाएगा, यहाँ बचा 10 प्लस k/100 इज इक्वल टू 1000। ये हुआ। इसको इधर माइनस करोगे तो k विल बी 990। 990, मल्टीप्लाई कर दो 100 तो इट विल बी 99 इंटू 10⁻²। देख लो, ठीक है। अच्छा सर, चेक करता हूँ कहाँ गलती है। हटा दे इसको। हाँ हाँ सर। लिखो एक और प्रॉब्लम लिखो। अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, released from rest from h is equal to, from h is equal to 10 meter, from h is equal to 10 meter as shown in the figure. H is equal to 10 meter as shown in the figure. If compression produced, if maximum compression produced, if maximum compression produced, maximum compression produced in the spring, सर एज शोन इन द maximum फिगर के बाद क्या बोला है? as shown in the figure, if maximum compression produced, if maximum compression produced in the spring, maximum compression produced in the spring is 10 centimeter, is 10 centimeter, then find spring constant, then find spring constant, then find spring constant. h की वैल्यू कितना बोला था एक बार बताना? h इक्वल 10 टू मीटर। 10 ठीक है, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो, तुम्हें बताना है k इज इक्वल टू व्हाट, अगर कंप्रेशन पता है। सर 2 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर। 2 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर। बाकी लोग भी करेंगे। सर 2 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर।
हाँ सर, यही आ रहा है। अगेन इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक जो प्रॉपर मेथड बुक का मेथड है उससे कर सकते हो, और नहीं तो फिर दूसरा मेथड क्या है, पता कर लो पहले कितनी एनर्जी है और वो किधर किधर खर्च हो रही है। अब देखो यहाँ पे वर्क ऑल देखेंगे या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं? हम्म? इस क्वेश्चन को क्या हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं? हाँ सर। यस सर, कर सकते हैं। हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ना तो फ्रिक्शन है और ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कोई कर रहा है। यहाँ एक्सटर्नल जो भी फोर्स भी फोर्स, नहीं है। तो क्या करोगे अगर उससे कोई सॉल्व करता, मान लो ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन यहाँ पे पहुंचा, ब्लॉक यहाँ पे पहुंचे, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली कितना एनर्जी है, एक्स कंप्रेशन होने के बाद ये यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, तो इनिशियली कितनी एनर्जी थी, फाइनली कितनी एनर्जी थी, वो दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए रेफरेंस, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ स्प्रिंग भी है, तो स्प्रिंग के लिए भी रेफरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, जो हमारा रेफरेंस है वो स्प्रिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, स्प्रिंग के अकॉर्डिंग, स्प्रिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, क्योंकि स्प्रिंग का जो रेफरेंस है वो कहाँ जनरली हम रखते हैं, नेचुरल लेंथ पे। जब नेचुरल लाइन पे रखते हैं तो थोड़ा इजी होता है। और मैग्नेटिक जो भी तुम्हारा मैग्नेट ये सॉरी ग्रेविटेशन के चलते जो भी रेफरेंस है वो तो फ्लेक्सिबल है, वो तो शिफ्ट हो सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी रख लो। तो हम क्यों ना यहाँ पे फॉलो कर लें स्प्रिंग वाला रेफरेंस, और स्प्रिंग वाला जहाँ रेफरेंस है पर वो ये है मैग्नेटिक। ब्लॉक के ऊपर से हम लोग रेफरेंस क्यों नहीं ले रहे हैं सर? वहां पे भी तो ब्लॉक पे पोटेंशियल एनर्जी है ना सर? हाँ, यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो, इस पॉइंट से भी रेफरेंस ले सकते हो जब, लेकिन जब यहाँ से रेफरेंस लोगे ना तो फिर जो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ज्यादा वो सोचना पड़ेगा। समझ में आ ओके रही है क्या बात? तो जी जैसे सर। यहाँ पे अगर आपने रेफरेंस लिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रेफरेंस लोगे, एक रेफरेंस वो हुआ। फिर जो हम रेफरेंस स्प्रिंग का लेते हैं वो कहाँ लेते हैं, उसके नेचुरल लेंथ पे लेते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सॉरी ये ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए आपने यहाँ पे रेफरेंस लिया। फिर उसी क्वेश्चन में आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए उसका रेफरेंस कहाँ लिया, उसके नेचुरल लेंथ पे लिया। तो दो रेफरेंस लेने से बढ़िया एक ही रेफरेंस लेकर के हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। तो अगर आपने यहाँ रेफरेंस लिया होता, इस पॉइंट पे अगर आप रेफरेंस लेते तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल बी हाउ मच, mgh। काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं इसके पास, जो एनर्जी यहाँ पे होगा इट विल बी ओनली mgh, जिसकी वैल्यू होगी 10 इंटू 10 इंटू 10। ये आपका एनर्जी, और कोई एनर्जी है यहाँ पे? स्पीड नहीं जीरो सर। है, नहीं सर। काइनेटिक एनर्जी। तो यही आपका हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली। अब बात करते हैं फाइनली कहाँ पहुंच गया, फाइनली ब्लॉक पहुंच गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप एनर्जी देखोगे तो एक एनर्जी ग्रेविटेशन के चलते, क्योंकि अगर रेफरेंस इस तरह है, रेफरेंस से आप नीचे आ रहे हो तो इट विल बी माइनस mgx। क्या होगा, माइनस mgx। नीचे आप आए तो माइनस mgx। उसके बाद स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ तो हाफ kx²। समझ में आ रहा है बात? यस सर। रेफरेंस से माइनस mgx प्लस स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ या एलोंगेशन हुआ। मैंने बोला था कि जो उसमें एनर्जी स्टोर होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड दैट इज हाफ kx²। ये इतना हो गया। उसके बाद जब यहाँ से आप देखोगे तो वैल्यू पुट करो, माइनस m की जगह 10 10 1/10 प्लस हाफ k इंटू 1/10 इंटू 1/10। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है। फाइनल, दिस इज योर इनिशियल, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं? और दोनों की यस वैल्यू सर। अगर बराबर है, सिंप्लीफाई करेंगे, सबका एक ही आंसर आ रहा है, तो मैं समझ ले रहा हूँ कि जो k का वैल्यू यहाँ से आएगा, जो आपने बोला वो करेक्ट है। नहीं सर, वो सर नहीं होगा। नहीं होगा? सबने गलत कर दिया क्या? क्या गलत कर दिया सबने? वो सर हमने mgx को कंसिडर ही नहीं किया। उसको पकड़ेगी। नहीं, जो जब फॉल होगा, नीचे फॉल होगा तो एक्चुअल जो वर्टिकल हाइट इट विल बी h प्लस x। वर्टिकल हाइट में चेंज कितना आया,
ये एच तो पहले से था, एच हाइट ऊपर था, जब इसको ड्रॉप करोगे तो एक्स का चेंज वो भी हो रहा है ना, वो भी कंसीडर करेंगे ना। सर वो हाँ सोच सर। थे, बट हमने सर सोचा कि 10 मीटर और 10 सेमी बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए छोड़ दिया। हाँ वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर ऐसे सोच के नेग्लेक्ट करे हो ना, तो ऐसा गलत नहीं है। वो मे बी आंसर में थोड़ा सा चेंज लाएगा, और वो अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस वाले, जैसे जो तुम्हारा ऑप्शन आ रहा है वो बहुत बड़ा है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऐसा सोचे नहीं हो तो गलत किया, ठीक है ना, सोच के नहीं सर, छोड़े हो तो सोचे थे नेग्लिजिबल है। अगर 10 सेमी और 10 मीटर, इसलिए छोड़ दिए। हाँ वो तब फिर ठीक है, ऐसा नहीं कि तब ऐसा नहीं बोल सकते कि गलत है तुम्हारा, सही है, क्योंकि एच मैंने कितना दिया था, 10 मीटर दिया था, और एक्स कितना आया था तुम्हारा, 10 सेंटीमीटर आया था। तो इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो, एम जी जो तुम्हारा आएगा, एम जी एच प्लस एक्स, इसमें एक्स को अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये जो वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, को नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये मैं बोला, अगर कोई ऐसा सवाल होता है, जैसे अगर ये होता 1 मीटर और ये दे देता 50 सेंटीमीटर, फिर क्या कर सकते थे, फिर नहीं कर सकते थे, फिर सोचना पड़ता। वैसे समझ में आ रही है बात? हाँ सोच सर। करके नेग्लेक्ट करे फिर गलत नहीं है, फिर जो तुम्हारा आंसर है वो सही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैलकुलेट करोगे उसको यूज करके, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये अगर देख रहे हो तो ये कितना आ रहा है, दिस विल बी योर 1000, 1000 है। यहाँ से कितना 10 आएगा, ये जाकर के उसमें ऐड होगा तो इट विल बी 1010, और ये बराबर सॉल्व करना, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? सर नहीं सर। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो सर बोलो। मैंने सर कंसीडर नहीं किया सर, मेरे दिक्कत क्या है एक बार बता दीजिए। क्या कंसिडर नहीं करा? वो एक कंसीडर नहीं करा, मैं सोचा ही नहीं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर कंसीडर नहीं करोगे ना, एक्स वाला कंसीडर नहीं करोगे, तो अगर नेग्लिजिबल वाला रिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर नेग्लेक्ट करने वाला सिचुएशन नहीं होगा फिर गलत हो जाएगा। मान लो सोल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आता, एमजीएच का वैल्यू आता, ये आता 100, और एमजीएक्स की जो वैल्यू आती वो होती 50। एमजीएच आता कितना, 100, और ये जो एमजीएक्स की वैल्यू आती है ये कितनी आती, 50 आता। तो इस केस में जो तुम्हारा, अगर ये उधर ले जाकर के ऐड करोगे ना, तो वो 150 प्रोड्यूस करेगा। ये चीज जब इधर ले जाकर के ऐड करोगे, इक्वेट करोगे, ये चीज माइनस में है तो उधर जाकर के ऐड होगी, तो जब ऐड होगी तो इट विल बिकम 150। और 150 और 100 में क्या है, ये एरर ला सकता है। जो तुम्हारा आंसर है उसमें बड़ी गलती ला सकता है, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि तुम नेग्लेक्ट कर दो 50 को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। और अगर 50, अगर ये मान लो ये 100 था, ये 1 आता, यहाँ से तुम कैलकुलेट करने के बाद 1 आता, तो 100 लिखो या 100 लिखो, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। यस सर, यहाँ पे भी वही हो रहा है, 2 और ठीक है, 2.02। हाँ एकदम माइनर सा डिफरेंस होगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। जिसने सोच के नेग्लेक्ट करा है वो ठीक है, और जिसे नहीं करा वो क्या कर रहा है, एक्स को, ये एक्स जो है इसका वेरिएशन जो हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, जो कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन तो हो रहा है ना हाइट में। हाइट इज एक्चुअली जो जो ब्लॉक का हाइट चेंज हो रहा है वो कितना, एच प्लस एक्स है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, दैट विल बी बेसिकली एम जी एच प्लस एक्स, ना कि एम जी एच होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके सर। हाँ सर। ठीक है। फिर दूसरा मेथड जो वही जो नॉर्मल मेथड जो हम यूज करते हैं, क्या सोचेंगे कि यहाँ पे कितनी एनर्जी है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, क्या करके वैसे सोच सकते हो कि जो भी एनर्जी यहाँ पे था वही कहाँ खर्च होगा, इधर खर्च होगा स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। तो जितना, अगेन वहां पर उसके लिए भी तुमको रेफरेंस लेना पड़ता है, रेफरेंस ले लो। मान लो यहाँ पे तुम्हारा रेफरेंस हो गया, तो कितना ब्लॉक ऊपर है, ब्लॉक तुम्हारा ऊपर है एच प्लस एक्स, वो जाकर के इसको ड्रॉप करेगा, और जिसके चलते इसमें कंप्रेशन आया, तो सीधे वहां से क्या लिख सकते थे, हाफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस एक्स। ये चीज सीधे भी लिख सकते थे तुमको कोई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है कि यहाँ जो एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस में स्टोर हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, स्टोर कहा हुआ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एम जी एच प्लस एक्स। तो ये सीधे एक लाइन में लिख के भी तुम सॉल्व कर।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं आगे सर। बढ़े, चलो एक सवाल करते हैं, ये बढ़िया सवाल है थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कोलिजन का भी या फिर चेंज ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट यूज होगा, समझ देखना। A bob is released from rest. A bob is released from rest as shown in the figure. A bob is released from rest as shown in the figure. As shown in the figure, if length of a string, if length of a string, if length of a string is L, if length of a string is L, then find maximum height reached by the bob. Then find maximum height reached by the bob, maximum height reached by the bob in the further motion, in the further motion, in the further motion. ठीक है, ये हो गया रहा। ये अभी ये जो तुम्हारा धागा है ना, ये लूज है, क्योंकि हम इसको कहाँ पकड़ के रखा हुआ है, इस हिंज पॉइंट और इस बॉब के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, √3L/2। ठीक है ना, इतना। लेकिन इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना है, लेंथ है, यानी अभी ये धागा L। जो है वो क्या है, अब यहाँ पे होगा कि ये समझेंगे कि यहाँ होगा क्या, जब इसको रिलीज करेंगे तो कैसा मोशन होगा, इसको जब रिलीज करोगे तो किस तरीके का मोशन होगा। मोशन पहले इमेजिन करना है कि जो भी मोशन होगा इस बॉब का वो किस तरीके का मोशन होगा। सोच पा रहे हो कैसा मोशन होगा? हाँ सर, एक थोड़ा सा सर सर्कुलर टाइप का SHM मोशन होगा। टाइप, SHM करेगा ना? एसएचएम करेगा, ठीक है, एसएचएम तो करेगा, लेकिन हम एसएचएम वाले पार्ट में नहीं घुसेंगे। हमें पहले मैक्सिमम हाइट जब जाकर रुक जाएगा ना, वही तक का काम करना है। अब देखो समझो पहले होता क्या, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब इसको रिलीज करोगे ना, इस पॉइंट से इसको रिलीज करोगे तो पहले ये स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा। कब हाँ तक? सर। जब तक ये स्प्रिंग टाइट ना हो जाए, जब तक ये टाइट नहीं होगा ना, तब तक ये कैसा मोशन फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सिंपली मोशन। ऐसे ड्रॉप होगा, सिंपली क्या होगा, ऐसे ड्रॉप करेगा। ड्रॉप कब होता तक? चला जाएगा, जब तक L ना हो जाए। जब तक ये टाइट ना हो जाए, ये स्ट्रिंग जो है ये टाइट ना हो जाए, यानी बॉब जब तुम्हारा यहाँ पहुंचेगा, इतना दूर तक उसका कैसा मोशन होगा, इतना दूर तक उसका ड्रॉप मोशन होगा, करेगा सिर्फ। सिंपली ड्रॉप करेगा स्ट्रेट लाइन मोशन। अब जैसे ये टाइट हो गया, जैसे ये टाइट हो गया, उसके बाद जो मोशन स्टार्ट होगा दैट विल बी सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? उसके आगे का जो मोशन होगा हाँ सर। दैट विल बी, किसी को कोई कंफ्यूजन कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे सबसे पहला चीज मोशन समझना कि मोशन कैसे हो रहा था। तो जैसे ही छोड़ोगे इसको, ये सीधा गिरेगा गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग लूज है। स्ट्रिंग जैसे ही टाइट होगा, अब ये इसको इधर जाने नहीं देगा, इधर गिरने नहीं देगा, क्योंकि ये लेंथ फिक्स है। तो इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना होगा, इतना मोशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, फिर आगे के मोशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके सोचना होगा कि फर्दर जो राइज होगा हाइट में वो कितने का होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल?
कोई है जिसको ये समझ में ही नहीं आया कि क्या कर रहे हैं? पहले मोशन समझोगे फिर बाकी सारा चीजों का आगे बढ़ोगे। कोई नहीं है, सबको समझ में आ गया ये सर चीज? फिर से बोल देंगे, क्या 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 एक बार फिर बोल तो दे। एक बार फिर। चलो ठीक है। जब इसको रिलीज करेंगे ना, इसको रिलीज करेंगे तो अभी टेंशन इसमें 0 है। यार ये स्ट्रिंग जो है ये कैसा है, लूज है। और स्ट्रिंग जब लूज होता है वो कोई फोर्स नहीं लगाता, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है, mg। इसके चलते वो कहाँ आएगा? mg नीचे आएगा। तो उसको क्या कीजिएगा, नीचे आएगा। जैसे ही आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जैसे ही ये स्ट्रिंग टाइट होगा, स्ट्रिंग टाइट होगा, अब इस पे लगने लगेगा टेंशन। मतलब एक फोर्स आने लगा इस डायरेक्शन में, mg नीचे। मतलब अब जो मोशन होगा वो रिजल्टेंट होगा इस टेंशन और mg का। तो टेंशन इधर, mg इधर, यानी नेट फोर्स इधर आएगा। और उसके बाद का जो मोशन होगा इट विल बी सर्कुलर। आगे वाला जो मोशन होगा वो पेंडुलम को फॉलो करेगा, पेंडुलम को फॉलो करेगा। ठीक है, जी समझ सर। में आ गया? जी सर। तो हमें हाँ करना सर। क्या है, अब देखो यहाँ जो एनर्जी है, इस पॉइंट पे जो एनर्जी है वो कितनी है, इस पॉइंट पे जो एनर्जी है कितनी है, इसके बाद इस एनर्जी को लेकर के वो कितने का राइज करेगा, उसी में से हमें मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगा कि फर्दर के मोशन में कितना हाइट राइज हुआ। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहे हैं? कोई कंफ्यूजन हो तो बोल लो। नहीं है ना? आगे बढ़े। अब देखो Yes. ये तुम्हारा ये लेंथ दिया हुआ है, दिस लेंथ इज योर एल, यही तुम्हारा एक्चुअल लेंथ। ये लेंथ कितना है? एल लेंथ। अगर ये लेंथ पता है तो तुम ये एंगल पता कर सकते हो, या तो ये एंगल पता कर सकते हो या फिर ये एंगल पता कर सकते हो, दोनों सेम चीज है। ये यस एंगल सर। निकालोगे तो 90। ये एंगल कैसे निकलेगा थोड़ा बताना, किसी को कोई आइडिया है कि वो एंगल कैसे निकल? हाँ सर, cos थीटा। एल cos थीटा विल बी रूट 3/2 एल। यस सर। 30 डिग्री आएगा सर। थीटा विल बी 30 30 डिग्री। डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री कर सकते हैं। अब हम करेंगे ना क्या, ये मान लो पोजीशन 1 है, दिस इज योर पोजीशन 2, एंड इधर पे कहीं जा करके कितना राइज कर रहा है, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। तो मान लो दिस इज योर पोजीशन 3। हम पहले 1 और 2 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर 2 एंड 3 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, और वहां से फिर कैलकुलेट कर लेंगे कि राइज कितने का हुआ। समझ में आया? हाँ सर। अब 1 से 2 जो मोशन हो रहा है वो अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट हो रहा लाइन। है। 1 से 2 जो मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये बेसिकली चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, वो बेसिकली चेंज किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में। आप यहाँ रेफरेंस ले लो या यहाँ रेफरेंस ले लो, सेम बात है, कोई ज्यादा फर्क उससे पड़ेगा नहीं। यहाँ पे आप रेफरेंस ले रहे हो, यानी यहाँ पे U0 K0, यहाँ पे आपने अगर रेफरेंस लिया तो U0 K0। यहाँ पे अगर आप रेफरेंस ले रहे हो तो K विल बी माइनस mgh। हाफ mv स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, और अगर ये हाइट h है तो माइनस u जो लिखेंगे u विल बी माइनस mgh। और क्योंकि यहाँ फोर्सेस जो है वो किस तरीके का नेचर का है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं, जो फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव नेचर का, फ्रिक्शन है नहीं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। तो फॉर 1 2 के लिए लिख सकते हो, फॉर 1 एंड 2 क्या होगा? इट विल बी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो v जो यहाँ से आएगा इट विल बी रूट 2gh आएगा वेलोसिटी। यानी इस पॉइंट पे अगर आपने वेलोसिटी देखा, v का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? ये होगा mgh। h कैलकुलेट कर सकते हैं, h विल बी हाउ मच? L/2। L/2। हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी सिंपली gl। मतलब इस इंस्टेंट तक बॉल किधर जा रहा था? नीचे जा रहा था। इधर कितना वेलोसिटी से? रूट gl। अब इसके आगे क्या होगा ना, इसके आगे इस वेलोसिटी का बस टेंजेंशियल कंपोनेंट बचेगा। इस वेलोसिटी का अगर देखोगे तो 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। ये जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी इसके चलते आया था, इसका कितना कंपोनेंट होगा? 2 कंपोनेंट। एक ये कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द पाथ, और ये कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द पाथ। इसमें से एक कंपोनेंट का लॉस हो जाएगा इस टेंशन के आने के चलते, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या लगने लगा? लगने लगा। तो टेंशन है। जो
वेलोसिटी इस टेंशन के डायरेक्शन में या टेंशन के अलोंग है, दैट वेलोसिटी विल गो टू जीरो। ये कितना चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। वेलोसिटी का लॉस होगा तो बचेगा कौन सा वेलोसिटी, टेंजेंशियल। 30। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट बचेगा, और इसी टेंजेंशियल कंपोनेंट के चलते जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे समझ में Yes, थोड़ा sir. और क्रिटिकल है। ये कंपोनेंट क्यों लॉस हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है ये कंपोनेंट? टेंशन के चलते। टेंशन के चलते। जैसे ये टेंशन आएगा, टेंशन का लॉन्ग जो भी वेलोसिटी है वो गायब हो जाएगा। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक टेंशन के परपेंडिकुलर, एक टेंशन के पैरेलल। तो टेंशन के पैरेलल जो भी वेलोसिटी है उसको टेंशन खा जाएगा, ठीक है। और बचेगा कौन सा, ये वाला कंपोनेंट। इसी वेलोसिटी को लेके फर्दर मोशन होगा। अब बताओ, अगर ये भी है, ये थीटा है, तो ये आपका एंगल कितना होता है, थीटा। ये एंगल थीटा, तो दिस विल बी योर थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी आल्सो योर थीटा। थीटा। बचा आपके पास कितना, v cos थीटा। 30। और cos थीटा की वैल्यू 30 है, तो जब 30 आप रखोगे तो जो बची वाली वेलोसिटी होगी दिस विल बी 50। Root अब v की 3 वैल्यू, रूट ओवर 3gl बाय हाँ इसके सीधे अंदर लिख देना 3gl/2, इतनी 2 वेलोसिटी होगा। बची। और इसी वेलोसिटी को लेकर के वो फर्दर मोशन करेगा। इसी वेलोसिटी को लेकर के क्या करेगा, वो फर्दर मोशन करेगा। नहीं समझ में आ रहा है बहुत सारे लोगों को? नहीं आ रहा ना? तो कुछ तो बोलो, आ रहा है या हाँ नहीं सर, आ आ रहा रहा है? है। हाँ सर आ रहा है। अब क्या करेंगे? अब तुम्हारा मन हो तो रेफरेंस चेंज कर भी सकते हो, नहीं मन है नहीं भी चेंज कर सकते हो। तुम्हारा मन हो इसी को रेफरेंस लेकर के फर्दर मोशन कर ये सॉल्व कर सकते हो। मन करेगा तो यहाँ पे रेफरेंस ले लो या यहाँ पे रेफरेंस ले लो, तुम्हारे हाथ में कहीं भी रेफरेंस लेकर के तुम कितना हाइट का राइज होगा दिस यू कैन कैलकुलेट इजीली, ठीक है ना। क्योंकि अब क्या होगा ना, मैक्सिमम हाइट ये कब तक राइज करेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना जाए। कब तक राइज करेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जैसे जीरो ना वेलोसिटी जीरो हो। होगी रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये 2 है और ये 3 है, तो काइनेटिक एनर्जी एट 3 पॉइंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यस और सर। काइनेटिक एनर्जी एट 2, काइनेटिक एनर्जी एट 2 जो होगा इट विल बी हाफ m mv स्क्वायर। इसका स्क्वायर इस वेलोसिटी का स्क्वायर, ना कि हाँ इसका। सर। इसका स्क्वायर करे या इसका स्क्वायर करे, बताओ। v cos इसका 30। स्क्वायर, भी cos 30 का। cos 30। तो ये बचेगा √3gl/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बस काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, उसका भी बात करेंगे। तो अगर बात करोगे, रेफरेंस मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, एक सवाल के लिए सिंगल रेफरेंस, यही रेफरेंस अगर रख तो इसके रेस्पेक्ट में मान लो ये हाइट जो है दिस इज योर h डैश, दिस इज योर व्हाट, h डैश, यही तो आपको निकालना है। हाँ सर। तो अगर आप Q2 देखोगे, Q2 विल बी हाउ मच, Q2 विल बी -mgl/2, है कि नहीं। इस रेफरेंस से कितना नीचे है, mgl/2 नीचे है, तो इसलिए माइनस। इस रेफरेंस से ये कितना नीचे है, h डैश, तो यहाँ पे होगा mgh डैश। -mgh डैश, और यहाँ h डैश ही तो आपको निकालना है। क्या निकालना है, h डैश डैश। निकालना है। ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बहुत Yes, सारी sir. चीजें बता दी एक बार में, कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं सर, ठीक है। कंफ्यूज हो रहा है। नहीं सर। नहीं सर, 2 में जो है उसको इनिशियल पकड़ के बाकी का तो mgh को तो फाइनल पकड़ के करने पर हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू m3 बराबर और होनी चाहिए। m2 का वैल्यू हाँ, सेम सर। होगा। अब इन दोनों को जैसे इक्वेट करोगे h डैश आ जाएगा, और वही तुमसे सवाल में पूछ। हाँ सर। पहले हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर मोशन के लिए अलग एनर्जी कंजर्वेशन, 1 और 2 के बीच में पहले एनर्जी कंजर्व करा, तो यहाँ से ये एनर्जी और फिर ये एनर्जी को हमने बैलेंस करा, ठीक है। वहां से बैलेंस करने के बाद हमें क्या मिला, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है ना, फिर वहां से चेंज इन मोमेंटम का कंजर्व आया, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, जिसके चलते ये वेलोसिटी तो गायब हो गई, बची कौन सी, ये वेलोसिटी। तो जो फर्दर मोशन होगा, जब उसमें एनर्जी कंजर्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इस वेलोसिटी को लेकर के फिर कंजर्व करेंगे।
तो इस वेलोसिटी के चलते ये काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने रेफरेंस यहाँ लिया हुआ है, ये आपका U2, ये आपका Q3 और K3, सॉल्व करेंगे H की वैल्यू, H डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो जल्दी से बता दो H डैश कितना है। सर सर हाँ बोलो तो। सर 3 पॉइंट में वही सर K3 डैश 0 कैसे हुआ वो बता देगा? K3 0 इसलिए हुआ ना क्योंकि जब ये राइज करेगा करते 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 जब इसके पास थोड़ी सी भी वेलोसिटी होगी ना, तो उसको लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तुमसे पूछ कर मैक्सिमम कितना हाइट ऊंचा जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट ऊंचा जाने का मतलब होता है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए, जहाँ पे रुक जाए, क्योंकि वहां पे रुकने के बाद ना फिर पीछे आना शुरू करेगा। तो इसलिए जब भी तुमसे मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि उसका पास अगर वेलोसिटी होती तो उसको लेकर के और ऊपर चला जाता, और भी होती तो और ऊपर चला जाता। कब रुकेगा वो, कब मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस पॉइंट पे। उसके बाद वेलोसिटी जैसे ही 0 आई, फिर नीचे आना शुरू होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। वेलोसिटी क्यों 0 हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ जबरदस्ती सर। नहीं बोलना है, समझ में आया नहीं बोलना है क्या 0 होगा। क्योंकि मान लो मैं इस पेन को फेंक रहा हूँ, पेन को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो अगर बोला जाए कि इससे कितना हाइट ऊपर पेन जाएगा, तो ऐसे गया, रुका, फिर नीचे आया, तो मैक्सिमम हाइट विल बी व्हाट, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी, क्योंकि वहां से उसने डायरेक्शन चेंज किया नीचे आने के लिए। समझ रहे हो? तो इसलिए हमसे सवाल में पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा। तो जब मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा ना, तो फर्दर मोशन में इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी 0 तो बस बचेगा क्या तुम्हारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि तुमने रेफरेंस यहाँ माना हुआ है माइनस mg h डैश। बोलो mg h, ये h डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? L/8। हाँ सर। यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें? सर आपने तो नहीं सर। पहले बोला था कि इस क्वेश्चन में कॉलिशन, इसलिए मैंने सर पहले से कॉलिशन दिमाग में रखा है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कोलिजन से रिलेटेड है। जो कंसेप्ट है ये क्या है, कोलिजन से रिलेटेड है। एक तरीके से ये जो चीज है ना, क्या यूज करते हैं, चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट। कोलिजन में क्या यूज करते हैं, चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट। तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम का या कोलिजन का कंसेप्ट यूज करेंगे, या फिर चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट यूज करेंगे। क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम जो कोलिजन में मैंने पढ़ाया था ना, वो वाली डायरेक्शन में, जब ऑब्लिक कोलिजन हो रहा था, हाँ ऑब्लिक सर। कोलिजन जब हो रहा था, इसमें जो लाइन ऑफ कोलिजन था और जो वेलोसिटी था, वो एंगल क्या था, एक तरीके से लाइन ऑफ कोलिजन इसमें इसके अलोंग है, ठीक है ना। एक तरीके से इसको सोच सकते थे ना कि ये इधर मूव कर रहा है और इधर से आके एक गेंद टकरा गया, ये इधर से जा रहा था, इधर से आकर के एक बॉल टकरा गया, तो बॉल टकराया, उसके चलते क्या हुआ, ये जो मोशन है इधर वाला बच गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर, बट अभी उसका लेवल तक तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, वो मैंने बहुत इस तरीके किया, तो इसलिए मैं बोल दिया कोलिजन। तुम्हारे लिए बस मोमेंटम तक ही रुक जाओ, चेंज ऑफ मोमेंटम तक ही रुक जाओ, जिधर फोर्स लगने लगा उधर में वेलोसिटी कैप कर दो, बस इतना ही समझ, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि कोलिजन वाले से तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मिलते हैं अगले क्लास। डाउट है कोई? हाँ बोलो। सर एक ग्रुप में सवाल भेजा था, एक कर भी दिया था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार ठीक से बता दीजिए। पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, चलो करते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा जिसने भी सॉल्व करा है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके करा हुआ है, उतना करने की जरूरत नहीं है। देखो जो वेक्टर है ना, वेक्टर का जब भी कोई क्वेश्चन मिले ना, तो कोशिश करो डायरेक्शन का जो काम है ना, हम फोटो में ही कर ले। जैसे वी वेक्टर, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, तो उसका ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश क्या करते हैं, जो भी डायरेक्शन वाला काम हम किधर कर ले, फिगर में ही कर ले, ताकि हमें बस जरूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो दिया क्या हुआ था, एक बलून दिया हुआ है और एक लेंथ एल दिया हुआ है, जिसपे एक मंकी चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और ये तुम्हारा बलून है मास, ठीक है ना। ये लेंथ एल तुमको दिया हुआ, कह रहा है कि जब मंकी ऊपर चढ़ गया, तो इस बलून का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये तुमसे पूछ रहे हैं। अब समझो, जैसे हो क्या रहा है ना, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, बलून उसके साथ क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा, बलून नीचे आएगा, है कि नहीं। बलून ऊपर, ये बलून नीचे, मंकी ऊपर। तो जो फाइनल फिगर होगा ना, वो कुछ इस तरीके का होगा, बलून कहा गया, नीचे आया, मंकी ऊपर गया, ठीक है।
अब मंकी की अगर बात करोगे ना, तो वो बलून के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ट्रेवल करेगा l, लेकिन ग्राउंड पे कोई बैठ के देखेगा ना, ये x से नीचे आया तो मंकी जो ऊपर जाएगा, ये x से नीचे आया, मंकी जाएगा l माइनस x से ऊपर। समझ में आ रही है क्या बोला? एक सवाल ऐसे करे थे ना प्लैंक वाला करे थे कि इस पे एक आदमी खड़ा है, तो वो ट्रेवल करा कहाँ, वो एल तक गया, इस एंड से चल के इस एंड तक गया, लेकिन जो ग्राउंड पे बैठ के देख रहा था ना, उसको एक्चुअली क्या देखा, उसको दिखा कि वो एल माइनस एक्स ही चला है, क्योंकि जब वो एल प्लैंक पे चल के गया ना, उतना देर में ये पीछे की तरफ खिसक गया था। ये कितना पीछे चला गया था? एक्स से पीछे चला गया था। तो एक्चुअल जो मोशन हुआ मैन का, वो कितना हुआ? एल माइनस एक्स। अब इसी क्वेश्चन को ना उसने वर्टिकल करके दे दिया। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया? वर्टिकल करके दे दिया। क्या करा है? ये प्लान को बलून बता दिया और बोल रहा है कि जब ये ऐसे मोशन कर रहा है, ये मंकी जब ऊपर चढ़ रहा है तो ये एक्स से नीचे आएगा। ये जब एक्स से नीचे आएगा तो एक्चुअल मोशन जो होगा, एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट होगा मंकी का, वो एल होगा या एल माइनस एक्स होगा? एल माइनस एक्स होगा। एल माइनस एक्स होगा। अगर इसको पकड़ के रखते, समझो इसको पकड़ के रखते तब एक्चुअल मोशन एल होता। कोई बलून को पकड़ के रखता, ये यहाँ से यहाँ जाता तो एक्चुअल मोशन कितना होता? एल होता इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको पकड़ के नहीं रखा गया। जब ये मंकी ऊपर जा रहा है तो बलून नीचे भी आ रहा है। कितने से नीचे आया? एक्स से नीचे आया। तो एक्चुअल में मंकी कितना चढ़ा? एल माइनस एक्स चढ़ा ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? हाँ सर। और इनिशियली दोनों बॉडी रेस्ट में थे। इनिशियली दोनों क्या थे? रेस्ट में थे। तो एक्स सीएम क्या होना चाहिए? 0। इनिशियल रेस्ट में है, एक्सटर्नल कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो एक्स सीएम कितना होगा? 0 होगा। और एक्स सीएम होता कितना है? m1 x1 प्लस m2 x2, 0 के बराबर m1। ये अगर अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो l माइनस एक्स, तो डाउनवर्ड को क्या लेना होगा? नेगेटिव। दिस विल बी m माइनस एक्स, ये 0 के बराबर। सॉल्व कर लो, यहाँ से जो आंसर आएगा इट विल बी x will be m into l divided by m plus small m। अब समझ में आया? हाँ सर। तो वो उस बच्चे ने क्या करा ना, उस बच्चे ने जो वेक्टर वाला चीज है ना, उसको लेकर के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। करा है उसने सही, लेकिन वेक्टर वाला लेकर के देखो, अब ये तीर मैंने एरो मैंने दिखा दिया ना कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट मंकी का ऊपर की तरफ हो रहा है, बलून का नीचे की तरफ हो रहा है। तो अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे लिखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यही से तुम्हारा काम बन जाएगा। वो रेफरेंस वाला या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट वाला वो सब उतना लिखने का जरूरत नहीं। क्लियर है? किसी कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो, और कोई डाउट किसी को या खत्म करें? नहीं है ना? नहीं सर। चलो, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।